यदि आपका भी मकसद है कि इलाज होने के लिए किसी कार्ड का होना आवश्यक नहीं होना चाहिए, जेब में पैसे हो या ना हो इलाज होना चाहिए, गरीब हो अमीर हो इलाज होना चाहिए। इतने हरामी हैं ये लोग और हमको समझ में नहीं आता, हम इतने मूर्ख हैं। देखो हम कितने गधे हैं, है ना? बताना मुझे आप कि ये गधों के लक्षण हैं कि नहीं, मूर्खों के लक्षण हैं कि नहीं। सिस्टम में बैठा आदमी, सीएमओ, एमएलए, मंत्री, डॉक्टर, मास्टर, सरपंच, ये कह रहा है कि आपके बच्चों की चिंता है, इसीलिए बच्चों को वैक्सीन लगानी है। कहीं आपको यह बीमारी ना हो जाए तो आपको पहले से वैक्सीन लगानी है, सब बच्चों को लगनी चाहिए। आजकल वो पोलियो वाले बैठे होते हैं ना अपना डब्बा लेकर के, है ना? आजकल तो पोलियो भी कोई नहीं दिला रहा, सबको पता लग गया। वो कह रहे हैं हम ये आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, आपके बच्चों की फिक्र है, ऐसा ही कहते हैं ना वो, और हमें लगता है कि उनको फिक्र है। अब दूसरा पहलू इसी तस्वीर का, उसी डॉक्टर के पास जाओ कि मुझे बुखार हो गया है, वो दवाई लिख देगा। अब फ्री में दवाई नहीं दे रहा है। आपको कैंसर हो गया, परिवार में किसी को कैंसर हो गया, आप जाओगे, अब कैंसर की दवा फ्री नहीं मिल रही है। कैंसर होने से पहले बच्चियों को कह रहे हैं कि तुमको एचपीवी की वैक्सीन लगा रहे, कहीं तुम्हें सर्वाइकल कैंसर ना हो जाए। लेकिन हो जाएगा, उसके बाद फ्री नहीं होगा। उसके बाद इलाज के लिए चाहे आपको दुकान बेचनी पड़े, घर बेचना पड़े, जमीन बेचना पड़े, सारे पैसे खर्च करने पड़े, एफडी तोड़वानी पड़े, लाइसेंस तोड़वा, कुछ भी करना पड़े, है कि नहीं? नहीं समझ रहे? ये दोगला कैरेक्टर है कि नहीं? एकदम दोगला। इलाज के टाइम पर तुमको हमारा आयुष्मान कार्ड क्यों चाहिए? इलाज के टाइम पर तुमको लाखों रुपए पहले से जमा क्यों चाहिए? जिस वक्त हमको जरूरत है तब तुम में से एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं मिलता, और जब हमारा बच्चा ठीक ठाक है, तब वो कह रहे हैं कि नहीं तुमको ये लगवानी पड़ेगी वैक्सीन, क्योंकि हम तुम्हारा ज्यादा फिक्र करते हैं। दूसरी गलती, बच्चा पैदा होने वाला है यानी मां प्रेग्नेंट है, उसका कार्ड बनवाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, ये सब करवाना पड़ेगा। ओके, और इलाज घर पे नहीं करना, बच्चा पैदा अस्पताल में ही करना पड़ेगा। हम मूर्खों को यह समझ नहीं आता, प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है कि जो बच्चा मां के पेट में चला गया है वो बाहर आने के लिए ही गया है, वो पैदा होना ही है। कोई डॉक्टर हो या ना हो, किसी भी पशु पक्षी को आज तक किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी प्रसव के लिए, किसी औरत को भी नहीं पड़ती। लेकिन इस्तेमाल क्यों चाहते हैं ये? क्योंकि हमको नहीं पता है आधार कार्ड के नाम पर ही हमको बेचा गया है। नहीं पता ना? जिसने आधार कार्ड बनवा लिया समझो गिरवी रख दिया उसको उन्होंने। जिसने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया वो गिरवी है इजराइल के यहां, वेटिकन सिटी के यहां। नहीं पता ना? क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र वेटिकन सिटी का एजेंडा है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, यहूदियों का एजेंडा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ये जो एजुकेशन का सिलेबस है जितना भी, एमबीबीएस का हो, इंजीनियरिंग का हो, ये सारा का सारा रॉकफेलर फाउंडेशन का है। इसके बारे में पता करोगे आप, जहां पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्री में इलाज फ्री में होता था, उन सारे अस्पतालों को रॉकफेलर फाउंडेशन ने खरीदा 1912 में, और 1925 तक सारे बंद कर दिए। जितने आयुर्वेद के थे, एक्यूपंक्चर थे, एक्यूप्रेशर सब बंद कर दिए। और फिर 1938 में WHO बनाया, जिसका सिलेबस ये उल्लूपैथी वाला बनाया, बीमार रखने के लिए। यूनिवर्सिटीज के अंदर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुए और इंसानी दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी रिसर्च करने के बाद उन्होंने ऐसा सिलेबस बनाया कि आदमी गधा मजूरी करता रहे जिंदगी भर। जीवन के लिए काम आने वाली कोई शिक्षा उसको नहीं मिलनी चाहिए। वही रॉकफेलर फाउंडेशन, उसी रॉकफेलर फाउंडेशन के पास दुनिया के सारे तेल के कारखाने हैं। उसी रॉकफेलर फाउंडेशन के पास जितने युद्ध के सामान है, मिसाइल है, टैंक है, बोइंग है, जहाज बनाओ, जो टेक्नोलॉजी उसी रॉकफेलर की है। तो हर देश को कौन बेच रहा है? आपको लगता है अमेरिका बेच रहा है, लेकिन अमेरिका में बैठी रॉकफेलर फाउंडेशन बेच रही है। जितनी बिजली से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, सबका मालिक रॉकफेलर है। ये पंखा, ये कूलर, ये लाइट, वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मोबाइल है, या ये जो भी चल रहा है यार, सबका मालिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रॉकफेलर फाउंडेशन। मैंने 23 कंपनियों की लिस्ट डाली थी, और ऐसी ऐसी हजारों कंपनियां हैं रॉकफेलर फाउंडेशन की, और उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि भारत का बजट एक साल का 50 लाख करोड़ रुपए का है। कितना? तो यदि किसी कंपनी के पास 50 लाख करोड़ हो तो वो भारत को एक साल के लिए चला सकता है? चला सकता है क्या नहीं? रॉकफेलर फाउंडेशन की एक कंपनी है जिसका नाम है वैनगार्ड। दो ही कंपनियों के नाम दे देता हूं, सर्च करना, वैनगार्ड और ये ब्लैक रॉक। अकेली वैनगार्ड का एसेट मैनेजमेंट 1270 लाख करोड़ रुपए, यानी भारत को 25 साल तक चला सकती है इस बजट पे। जहां वो थर्ड इकोनॉमी बोल रहे हैं ना, ये कि दुनिया की तीसरी इकोनॉमी, चौथी, पांचवी इकोनॉमी, पांचवी, चौथी, तीसरी इकोनॉमी को 25 साल चला सकती है एक कंपनी रॉकफेलर की, एक। और ऐसी ऐसी हजारों कंपनी है उसके पास। सोच सकते हो, भारत के अंदर, दुनिया के अंदर जो फॉर्च्यून 500 में कंपनी आती है, चाहे वो किसी भी बिजनेस को करने वाली है, ट्रैक्टर की है, ड्रोन की है, कैमरे की है, सीसीटीवी की है, गाड़ियों की है, कार की है, बाइक की है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस सिलेंडर, जिस भी चीज की कंपनी है, यदि वो फॉर्च्यून 500 में आती है तो समझो उसका मालिक रॉकफेलर फाउंडेशन है। यदि उसने 1 रुपया भी कर्जा ले रखा है, समझो वहां डिसीजन मेकिंग रॉथस्चाइल्ड की है। पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम जिसके अंडर में चलता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आप सरकारों से, सॉरी, इन विधानसभा में बैठे, लोकसभा में बैठे गुंडों से नहीं टकरा सकते डायरेक्टली। आप नारेबाजी करके, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके, सरकार बनाने के सपने देखकर, पार्टी बनाकर आप इनसे नहीं लड़ पाएंगे। इनसे लड़ने का तरीका स्मार्ट खेल खेलना। कैसा? कि अगर मगरमच्छ को मारना है, उसको पानी से बाहर निकालना पड़ेगा। पानी में जाकर तो हाथी भी नहीं जीत सकता तो मगरमच्छ से, है कि नहीं? सुअर से लड़ना है तो कीचड़ से बाहर लाना पड़ेगा, कीचड़ में सुअर से नहीं जीत पाओगे, है कि नहीं? तो इनके पाले पर जाकर नहीं करना है, हम पाला अपना बनाएंगे, तुमको यहां आना पड़ेगा। भाई गांव में गए, है कि नहीं? मान लो हम गांव में गए, गांव में बुजुर्ग से पूछा, दादा वैक्सीन लगाई थी, घर में किसी को साइड इफेक्ट हुआ, कोई मरा? हाँ मरा। कौन मरा? ये मरा। मालूम है आपको वैक्सीन से मरा? हाँ। लिखो जरा, भरो फॉर्म। दूसरा, कोई दिक्कत है शरीर में? है। किसको? घर में 2 लोगों को, दोनों का फॉर्म भरो। घर में 3 हो गए, बोलो लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ हो। ठीक है जी बात। अब सोचो, गौर फरमाना जरा, गांव से एक गांव में, जिस गांव में लगभग 2000 वोट हैं, वोट, ऐसे परिवार यानी 18 साल से ऊपर के 2000 लोग हैं, उस गांव में वैक्सीन के साइड इफेक्ट वाले कितने लोग मिल जाएंगे? कितने अंदाजा है? 100। मुझे लगता है 2000 लोगों में से 1000 लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट वाले। हर घर में वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। फिर भी मैं 100 की मान लेता हूं, जो आपने कहा मिनिमम वाला 100 मान लेते हैं। गांव के साथ हर गांव में 100 आदमी वैक्सीन के साइड इफेक्ट वाले हैं। अब हम एक चिट्ठी लिख रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, सीएमओ को, एम्स को, आईसीएमआर को, डब्ल्यूएचओ को, कि ये लोग हैं जिनको साइड इफेक्ट हुआ है। क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है। इतिहास में अखबारों के पन्ने भरे हुए हैं, अखबारों में लिखा हुआ है कि 2019 में एक बीमारी आई थी और एक सफेद दाढ़ी वाले बंदर ने वैक्सीन लगवाई थी और उसकी वैक्सीन से उसने बचाया था। यह अखबारों में लिखा हुआ है। आपको असल में साइड इफेक्ट हुआ, यह कहीं नहीं लिखा हुआ। ना किसी अखबार ने छापा, ना किसी किताब ने लिखा, ना कोई डेटा है हमारा। तो जब आज से 50 साल बाद हमारे पोता पोती जाकर के देखेंगे कि उनको कोई कहेगा कि 2019 में एक बीमारी आई थी जो कि 7 साल चली थी, क्या आपको पता है ना डब्ल्यूएचओ ने अभी भी इसको गायब नहीं किया, अभी भी इमरजेंसी चल रही है देश के अंदर। मालूम है क्या? डॉक्यूमेंट में आज भी कोरोना बीमारी चली हुई है भारत के अंदर। पता है क्या आपको? अभी भी है ना? कोरोना चली हुई है क्या? नहीं चली, लेकिन कागजों में चली हुई है। तो आज से 50 साल बाद जब आपके पोता पोती रिकॉर्ड देखेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड, तो वो क्या कहेंगे? कोरोना 2019 में आई, कोविड-19, और अभी चल रही है ये 2026, 2030 तक चलेगा। तो कितने साल चली बीमारी? 10 साल। तो 10 साल में वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मरने वाले लोगों की लिस्ट किसके नाम आएगी? कोरोना के नाम पे ठीकरा फूटेगा और आपके बच्चों को बकाया जाएगा कि पहले चेचक में इतने मरते थे, बताया ना, पोलियो से इतने मरते थे। ये सारा डेटा मैनेजमेंट का खेल है। अब हम अपना पाला बना रहे हैं।
हम वैक्सीन के साइड इफेक्ट वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, हर गांव में हर घर में जाकर के। जब ये डेटा आ जाएगा उसको पब्लिश किया जाएगा ताकि अगली जनरेशन्स को इनके फ्रॉड का पता चल सके। और हम एक चिट्ठी लिखेंगे बकायदा कि ये जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, क्या आपको पता था कि ये साइड इफेक्ट होंगे? यदि ये पता नहीं था तो आनन फानन में वैक्सीन क्यों ठोकी गई, जिम्मेदारी लो। और यदि पता था तो तुम्हारे ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। आप अपने नेता से पूछो, जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हो उससे पूछो कि कोरोना की सच्चाई तुमको पता थी कि नहीं पता थी? वैक्सीन की सच्चाई पता थी कि नहीं पता थी? बच्चों को लगने वाली वैक्सीन से उन बच्चों के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं तुमको पता था कि नहीं पता था? यदि पता है तो तुम जानबूझकर इस नरसंहार में शामिल हो रहे हो, तुम्हारे ऊपर एफआईआर होनी चाहिए हत्या की। और यदि तुमको पता नहीं है तो तुम हमारे नेता बनने के लायक नहीं हो, पिछवाड़े पर लात लगनी चाहिए ऐसे नेताओं को। दोनों तरफ फंसेंगे ना, दो धारी तलवार है जनता सरकार मोर्चा। बोले तो भी फंसेंगे, नहीं बोले तो भी फंसेंगे। जवाब हां में दिया तो भी फंसेंगे, ना में दिया तो भी फंसेंगे, क्योंकि सवाल ही ऐसा है। अब आप बताओ हां या ना में। आपको अपनी पत्नी ने पीटना बंद कर दिया है क्या? आपकी पत्नी ने पीटना बंद कर दिया क्या? हां बोलो तो भी फंसोगे, ना बोलोगे तो भी फंसोगे। सवाल ही ऐसा रखेंगे ना हम, इनको सालों को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। अभी तक इनको पाला नहीं पड़ा किसी से। इन्होंने वो खेलनी मेलनी माता देखी है, हाड़ फोड़ खसरा है हम, हाड़ फोड़ खसरा, हाड़ फोड़ के इनके सालों के रात कटवा देंगे इनके कुत्तों को, छोड़ेंगे नहीं। और ये बात हमको पता होनी चाहिए एक एक चीज के ऊपर। आप पाइनियल ग्लैंड पे ले लो, खाने पे ले लो, खेतों में फर्टिलाइजर पे ले लो, इन सब पे इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश होगा, सबको पता चलेगा। तो आपको बताना चालू करने में ही बहुत सारा समय लग जाएगा, क्योंकि हम बताएंगे नहीं आपको क्या बताना है। हम क्या कहेंगे, आप इस सारे मटेरियल में से अपने टेस्ट का मटेरियल ढूंढकर बताना चालू करो। क्योंकि आपको यदि शिक्षा में चल रहे षड्यंत्र का पता चल गया तो आपको हेल्थ के ऊपर चल रहे षड्यंत्र का पता लगाना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से ही हेल्थ को खराब किया, और इन दोनों से ही उन्होंने खेती खराब करी, और उसी से न्याय व्यवस्था खराब करी गांवों की, उसी से राजनीति खराब करी, और उसी से संप्रदाय के नाम पर, ये धर्म के नाम पर धंधा किया। सारे मंदिरों में जहां मोटा पैसा था, बोर्ड बना करके, जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे पुरखों ने बनाए थे, डीएवी जैसी संस्था, सब में झगड़ा करवा करके या तो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के आदमी घुसा दिए, या झगड़ा करवा के सबका चार्ज डीसी को दे दिया। डीसी काम करता है राष्ट्रपति के अंडर, राष्ट्रपति काम करता है हिज मैजेस्टी क्राउन ऑफ इंग्लैंड के अंडर। पता नहीं ना आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि भारत गुलाम कभी हुआ ही नहीं। आपको यह भी पता नहीं होगा कि भारत कभी आजाद हुआ ही नहीं, क्योंकि गुलाम नहीं हुआ तो आजाद कैसे होगा? भाई सोच कर देखो, अगर 15 अगस्त 1947 को यदि भारत ऑफिशियली आजाद हुआ है, यदि, तो कभी ना कभी ऑफिशियली गुलाम भी हुआ होगा। बताओ भाई, क्योंकि ऑफिशियली चिट्ठी लिखकर अगर किसी को आजाद करना पड़ा तो चिट्ठी लिखकर गुलाम भी करना पड़ा होगा ना घोषित। वो दस्तावेज कहां है? आपको गुलामी की तारीख क्यों नहीं बताई जाती कि कब से गुलाम होने? हमें यह बताया ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, ये तो नहीं बताया फिर गुलाम कब हुए, कौन सी तारीख से गुलाम माने जाएंगे? भाई उससे पहले तो व्यापार कर रहे थे, उससे आगे जो है गुलाम बनाए। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चली गई है? अरे भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी पता है क्या? रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर की थी। और अभी मैंने क्या बताया, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर की है, ठीक है? तो अभी व्यापार करना बंद कर दिया क्या उसने? तो जब अभी भी व्यापार कर रही है तो 1600 से लेके आज तक वो तो 400 साल से लूट ही रही है भैया, उसकी लूट तो आज तक बंद हुई नहीं। और उसकी लूट का अगर सबूत देखना है आपको अपने आंखों के सामने, मैं पूरे यकीन से कहता हूं लखनऊ स्मार्ट सिटी में शामिल होगा, ठीक है? तो आपका जो चालान कटता है, क्या वो अब भारत सरकार के अंडर कटता है? लखनऊ स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कटता है। देखा ही नहीं कभी? वो जो मशीन से निकलती है ना पर्ची, वो जो आपको पार्किंग की मिलती है पर्ची, कहीं अगर पेड पार्किंग देते हो, वो लखनऊ स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो कितने कैपिटल से शुरू हुई और अब उसका कितना एसेट हो गया है, सर्च तो करो, कभी किया ही नहीं। और वो किसकी कंपनी है पता करोगे, वो भी रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड की है। तो चालान भी उसी को दे रहे हो, कोयला भी उसी को दे रहे हो, सोना भी उसी को दे रहे हो, लिथियम भी उसी को दे रहे हो।
जमीन भी उसी को दे रहे हो जो आपकी जमीन गिरवी रख रहा है। 2014 तक 67 साल में इस देश के ऊपर कर्जा था 50 लाख करोड़ का, और आज के टाइम पर कर्जा हो जा रहा है 300 लाख करोड़। क्या गिरवी रख के कर्जा लिया है? आपको घर के लिए, घर बनाने के लिए पैसा बिना गिरवी रखे नहीं मिलता, 1 रुपया भी नहीं मिलता ना। तो वो वर्ल्ड बैंक बिना कुछ गिरवी रखे लोन दे देगा क्या किसी देश को? क्या गिरवी रखा है? आप गिरवी रखे हो। आप कौन? आधार कार्ड गिरवी रखा है। जिसका आधार कार्ड है, जिसका जन्म प्रमाण पत्र है, वो गिरवी है वहां। तो आपको आधार, और मान लो आधार कार्ड है और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, इससे क्या क्या काम होता है आपका? या तो आपको भीख मिलती है या आपसे वसूली होती है। आधार कार्ड का इस्तेमाल टैक्स देने के लिए होता है या भीख मांगने के लिए होता है? सब्सिडी के लिए, कार्ड बनवाने के लिए, पेंशन लेने के लिए, अनाज लेने के लिए, राशन लेने के लिए, भीख लेने के लिए। भिखारियों को गिरवी रख भी दिया तो क्या दिक्कत है? बताओ। आपके गांव में कितने प्रतिशत लोग 5 किलो अनाज लेते हैं? कितने प्रतिशत लेते हैं? ये कह रहे हैं मेरा घर छोड़ के सब लेते हैं। अगर सब लेते नहीं है, सबकी एंट्री जरूर है राशन वाले के पास। बहुत से लोग खानदानी हैं जो लेते नहीं है, जो कहते हैं तू ही रख ले, लेकिन वो राशन वाला कहता है अंगूठा तो लगा के जाना पड़ेगा। वो लेते नहीं, अंगूठा लगा आते हैं। अंगूठा लगाने का मतलब क्या? कि हमने ले लिया। अब आज से 50 साल बाद उनके पोता पोती जब कहेंगे, सिसोदिया जी के पोता पोती कहेंगे हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और बोलेंगे तेरा दादा 5 किलो अनाज पे जिंदा रहता था 2026 में। महाराणा प्रताप के वंशज हो। इन्होंने ये तो नहीं लेते घर, सिंबॉलिक तौर पे बता रहा हूं मैं आपको। मेरे बच्चे आएंगे आज से बोलेंगे हम सूरजमल की संतान है, जाट वाले कहेंगे, है यादव कहेंगे हम लोग श्री कृष्ण के वंशज हैं। बोला कृष्ण के वंशज हो, भिखारी था तेरा दादा 2026 में, 5 किलो अनाज लेके जिंदा रहता था। अपनी बेटी को पालने की औकात नहीं थी, इसलिए बेटी पैदा होते ही पैसा लेता था उसको पालने का। शादी के टाइम पे कन्यादान के नाम पे पैसा लेता था। खाना पकाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी तुम्हारे पास, सब्सिडी पे सिलेंडर हम देते थे। बस में चलने की औकात नहीं थी, तुम्हारी दादी को बस में फ्री सफर हम कराया करते थे। बूढ़े को पालने की रोटी, 2 रोटी देने की औकात नहीं थी तेरे दादा की, इसलिए तेरे दादा के दादा को बुढ़ापा पेंशन हम देते थे। घर में कोई महिला अगर विधवा हो जाए, उसको रोटी खिलाने की औकात नहीं थी तेरे दादा की, इसलिए उसको विधवा पेंशन हम देते थे। अपने बच्चों को दोपहर में भोजन कराने की भी औकात नहीं थी, इसलिए स्कूल में मिड डे मील हम देते थे। भिखारी की औलाद तू लड़ेगा हमसे? कागज में लिखा जा रहा है भैया, इतिहास लिखा जा रहा है कि यह देश भिखारियों का देश है। नहीं लिखा जा रहा है क्या? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है फ्री में। राशन खाली किया जा रहा है और इधर से सूखा लाया जाएगा, बाढ़ लाई जाएगी, अगला राशन पैदा नहीं होगा। और जब भूखमरी आएगी, लाइन में लगा के, मुर्गा बना के, वैक्सीन लगा के 5 किलो अनाज मिला करेगा। यदि आज आपने ये सारे दस्तावेज छोड़े नहीं, फेंके नहीं, ये भीख आपने अगर रिजेक्ट नहीं करी, तो अगली संतान आपकी गुलाम होती हुई मैं देख रहा हूं। इसलिए अपनी अगली पीढ़ियों को आजाद रखने के लिए आज ये आजादी की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और जनता सरकार मोर्चा के अलावा इस देश के अंदर एक भी आदमी जागरण पे काम नहीं कर रहा है तो बताओ, कोई संगठन, कोई आदमी। पर्यावरण के नाम पर इतने पर्यावरण हरामी बैठे हुए हैं जो किसी को नहीं बता रहे कि हाइब्रिड पौधे लगा रहे हैं। वो देसी बीज नहीं लगा रहे, कहीं पर भी देसी पौधा नहीं लगा रहा। अडानी ने इतने प्लांट, इतने पौधे लगा दिए, हरा भरा कर दिया। अरे सुअर ने सारे ओरिजिनल पौधे वहां से सारे नकली मतलब असली इंडिजीनियस तो सारे पेड़ काट दिए और नकली हाइब्रिड पौधे लगा रहा है, पूरा इकोलॉजी को खराब कर रहा है। इसलिए षड्यंत्र बड़ा है। मैं जितना बोलूं उतना कम है, जितना कहूंगा आपको समझ में आता जाएगा। अभी तक की बातों पे भी गौर फरमा लिया तो भी परिवार को संभाल लोगे। एजुकेशन की ट्रेनिंग लेने के लिए मेरा नंबर है, व्हाट्सएप मेरे पास रहता है 95 18 17 0000। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना नाम भेज दो, बता दो कि आज लखनऊ की ट्रेनिंग में थे, लखनऊ की मीटिंग में थे, और साथ में ये कह दो कि हमको ये एजुकेशन की ट्रेनिंग चाहिए। आपको एजुकेशन की ट्रेनिंग मिल जाएगी, आपके पास मैसेज आ जाएगा। उस ट्रेनिंग को क्लिक करो और अपने नोट्स बनाओ, आपके पास इतना जबरदस्त दस्तावेज हो जाएगा। उसके बाद ये षड्यंत्र वाली, उसका भी लिंक आ जाएगा। पूरा षड्यंत्र समझाया हुआ है, घर पे बैठे पूरा षड्यंत्र समझो, साथ में उसको दस्तावेज की शक्ल दे दो, ताकि आपके बच्चों को आपकी डायरी मिले कभी
कि मेरे दादा ने ये लिखा हुआ था, इतनी कमाल की बात है, मेरे दादा को तब पहले से पता थी, है कि नहीं? आपके बच्चों को कैसे पता चलेगा? ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई भाई अगर ऐसा कर सके कि इसको लिख सके, इसको दस्तावेजी प्रमाण के रूप में रख सके, अपना कोई पब्लिश करवा लो अपनी किताब इनसे, और अपनी किताब को रखो पब्लिश करवा के, ताकि आपके बच्चों को पता चले कि उस दौर में कोई आदमी, कोई लोग बोला करते थे, मेरे दादा लिख के गए थे कि तुमको, तुम्हारे साथ ऐसा करने वाले हैं और तुम इससे ऐसे बच सकते हो। उनको भी तो बताना पड़ेगा। अब कभी तो अगली जनरेशन को समझ आएगा कि तुम गुलाम हो चुके हो। कभी तो सोच, जैसे अभी आप सोचते हो यार गड़बड़ तो चल रही है, पर करे क्या? कोई बताने वाला आ जाए कि कैसे मुक्ति होगी तो मजा आ जाए ना। तो मुक्ति के लिए तैयार हो? आवाज तो आ नहीं रही है। तैयार हो? भारत की ओंकार है। अपने एक साथी हैं, आयुर्वेद का सामान और खादी का सामान है पीछे, किसी भाई को चाहिए तो कन्यादान जरूर लिखवा जाना अपना। बाकी ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये छोटी नहीं है, और इस बड़ी लड़ाई को ना बड़ा दिल करके लड़ा जाएगा। बड़ा दिल कैसे? जैसे पीछे बैठे लोग जो महापुरुष ऊपर है ना, वो उनका बड़ा दिल कैसे था कि सरदार भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ने वाला है, उसे किसी ने तो जरूर कहा होगा कि क्या जाता है तेरा, माफी मांग लेना। और वो बोल रहा होगा कि अरे मेरे मरने के बाद बहुत जोश आएगा लोगों में, देखना तुम, क्रांति आएगी। तो मरने का क्या फायदा होगा? अरे एक आदमी के मरने से अगर पूरी पीढ़ी में क्रांति आती हो और वो आजादी की उसके अंदर मशाल जल जाए, तो एक आदमी को मरना फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। तो अपनी अगली पीढ़ियों के लिए आजादी का सपना देखने वाला आदमी अपनी जान की कुर्बानी को घाटे का सौदा नहीं मान रहा होता तो फांसी पर क्यों चढ़ता हंसते हंसते? बताओ जरा, चढ़ सकता था क्या? इतना बड़ा दिल किया होगा उसने कि मैं इस आजादी का दिन नहीं देख पाऊंगा, मेरी अगली संतान देख ले तो कोई बात नहीं, मैं चढ़ जाता हूं फांसी। अंग्रेजों का इतना बड़ा तंत्र था, सुभाष को पता था कि ये छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद सेना बना रहा है। वो कह रहा है कि वो देशद्रोही घोषित कर देंगे, इसलिए आजाद हिंद रुपया बना रहा है, आजाद हिंद सरकार बना रहा है। और फिर पूरी जिंदगी जो है वो अपने लोगों को इकट्ठा करने में पूरा जीवन बिता देता है। कोई आदमी इस काम को इतनी लगन से करता है कि वो सारे खतरे मोल लेता है, तो फायदे का सौदा लगता होगा तभी तो किया होगा, घाटे का सौदा कोई क्यों करेगा? वो बड़ा दिल करके आज इस सौदे को आपको आगे बढ़ाना है कि अगली जनरेशन की आजादी के लिए आज आपको केवल समय, समझ और संयम देना है। मैं आपको सड़कों पर उतार कर गोली लाठी चलवाने नहीं आया हूं। मैं किसी सरकार को गिराने या अपनी सरकार बनाने की बात करने नहीं आया हूं। मैं आपका अपना राज स्थापित करने नहीं आया हूं, बल्कि अपनी पावर को अपने पास कैसे रखा जाए इसका व्यवस्था बनाने की बात करने आया हूं। मैं आया हूं कि हम सब मिलकर अपनी अगली व्यवस्था कैसे बनाएं। कुछ नहीं करना है आपको जिसमें आपकी जान का खतरा हो। जान की खतरे के लिए मैंने 100, 200, 1000 लोग ऐसे तैयार कर रखे हैं जो पहले गोली खाएंगे आपसे पहले। आपको अपने गांव में रहकर, अपने घर, अपनी रसोई, अपने खेत, अपनी चौपाल, अपने गांव से लड़ाई लड़नी है, अपने पड़ोस से। घर से लड़ाई कैसे शुरू कर सकते हो? मेरे कहने से एक काम कर लो, आज घर में जाकर एक कमरा ऐसा कर दो जिसमें से एक बल्ब उतार दो, व्हाइट लाइट, सफेद वाला बल्ब ट्यूब सब उतार दो। उस कमरे में या तो 0 वाट का बल्ब होगा, एलईडी वाला नहीं, वो पुराने वाला तार वाला 0 वाट का येलो बल्ब 0 वाट, या फिर मोमबत्ती जलाओ। एक कमरे में तो कर ही सकते हो ना कि ये वाला कमरा मोमबत्ती का कमरा है। और फिर एक हफ्ता लाइट वाले कमरे में जाके और अंधेरे वाले कमरे में जाके फील चेक करो कौन से वाले कमरे का मजेदार फील है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आंखें किस चीज के लिए बनी है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, कोई इतना बड़ा काम तो नहीं कर, हफ्ते बाद अपना बदल लेना वापस यार कि नहीं मजा आ रहा। एक बार अपने घर के आटे से, अपने घी से और अपने दूध से किसी बेकरी से बिस्किट बनवा कर देखो और वो खाकर देखो। एक बार गाय का दूध महीने भर के लिए पीकर देखो, बिना टीका लगी हुई गाय का दूध। एक बार अपने ये बिटोड़े से, नाली के पास से या किसी पेड़ पे चढ़ी हुई बेल से उतार कर सब्जी खाना सीखो कि बाजार से लाएंगे ही नहीं, अपनी उगा। फिर एक बार टेस्ट फील करके तो देखो। ऐसा देश बना दिया हम लोगों ने, गांव की सब्जी भी चाहिए, गांव की लस्सी आ जाए, दूध आ जाए, जीभ लपलपाती है सारे पड़ोसियों की कि मौज हो गई है, गांव नहीं चाहिए बस। है कितने एहसान फरामोश लोग हैं। बेटी भी गांव की चाहिए, रोटी भी गांव की चाहिए, दूध भी गांव का,
घी भी गांव का, कहेंगे गांव से आया है, प्योर होगा। अरे यार इतनी अकल है तो गांव को बचा लो ना यार, जब इतनी प्योरिटी का भरोसा है गांव पे तो है। गांव छोड़कर भाग क्यों रहे हो? क्योंकि आप ही तो समस्या हो। मोर्चे की एक टैगलाइन और है कि यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं हो तो आप ही समस्या हो। इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। गांव में रहते हुए यदि बेरोजगारी है तो जहां जाओगे वहां बेरोजगारी करोगे, क्योंकि जो काम आप करोगे वहां के लोकल आदमी को मिलना चाहिए था। क्योंकि आपकी समस्या आपके होने से है। आदमी बनाता है गांव को। वो जो मकान खंडर जोड़ थोड़ी गांव बनता है, वहां जो आदमी रहता है वो गांव है यार। वो जो कल्चर है वो गांव है। जब आदमी गांव को छोड़कर बाहर भाग जाएगा, गांव कहां बचेगा है। और भारत जो है वो गांव में बसता है। इसलिए हमको थोड़ा सा दिल बड़ा करके अगली जनरेशंस के लिए अपने घर से ये लड़ाई लड़नी है। ज्ञान युद्ध है ये। और हर युद्ध में देखो, मैं रामायण की बात कर रहा था, महाभारत की बात कर रहा था, या किसी आंदोलन की बात कर रहा था। हर बड़ी व्यवस्था जब भी बदली जाती है, उस व्यवस्था में दोनों तरफ के लोग मरते हैं कि नहीं? कौरवों के भी मरे, पांडवों के भी मरे, रावण की सेना भी मरी, राम की सेना भी मरी। तो ये इस वक्त रावण या राम, रावण की सेना में वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई या वैक्सीन का समर्थन किया, तो वो तो सारे टपकने वाले हैं। जो बचेंगे या तो डिटॉक्स करा के थोड़ा बहुत थोड़ा लंबा खींच लोगे, अच्छा खाना शुरू कर दोगे तो थोड़ा और लंबा चल जाओगे। मरना कैसे है आपको? जो वैक्सीन लगवा चुके हैं वो कैसे मरने वाले हैं? टक ऐसे, या ऐसी बीमारी से कि पहले सारे घर को कंगाल करोगे फिर मरोगे, कि चौथी स्टेज का कैंसर आ गया, इतने ऑपरेशन हो गए, सारा पैसा खर्च हो गया, अब घर बिकने के कगार पर है, फिर मरोगे, सबको बर्बाद करके मरो। इससे पहले हिसाब किताब मांगना चालू करना पड़ेगा कि जो आदमी वैक्सीन लगने के बाद बीमार हुआ है उसके इलाज पर 1 रुपया सरकार का या प्राइवेट अस्पताल का नहीं मांगेगा। ये हमारी लाइन होगी जनता सरकार मोर्चा की, या हिसाब दो उसका, ये मांग लेंगे। वरना प्राइवेट अस्पतालों को जो सस्ती जमीन दी है इन हरामियों ने नेक्सस करके, करोड़ों रुपए की, कई 100 करोड़ रुपए की जमीन 1 रुपया सालाना में दे देते हैं। अडानी को 45,000 एकड़ जमीन 1 रुपया साल एकड़ पे दी है यार।